हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग की यूनिट नंबर 4 को। ये यूनिट नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 होगा। यूनिट नंबर 4 हमारी दो पार्ट में है। पहला पार्ट हमारा क्लासिफिकेशन, दूसरा है हमारा क्लस्टरिंग। तो इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। जो हमारा पार्ट नंबर 2 होगा उसमें हम देखेंगे क्लस्टरिंग के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में अपने क्लासिफिकेशन के पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। बेसिकली क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बहुत बेसिक और बहुत नॉर्मल एग्जांपल है कि आपके पास मेल आया, तो आपको मेल को क्लासिफाई करना है कि भाई जो मेरा मेल आया है वो मेरा स्पैम मेल है या नॉट स्पैम है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। उसी तरीके से ये हमारे डेटा के अंदर वर्क करता है। क्लासिफिकेशन मीन्स ऑर्गेनाइज डेटा इनटू कैटेगराइज और ग्रुप बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि जो भी हमारा डेटा है हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको ग्रुप में डिवाइड करते हैं किसी भी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। कि भाई कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हमने डिफाइन कर ली, किसके बेस पे हम जो भी हमारा डेटा है, रॉ डेटा, उसको क्लासीफाई करेंगे कि भाई ये डेटा हमारा सेल्स का है, ये प्रोडक्शन का है, ये हमारे कस्टमर का है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? क्लासिफिकेशन इज द टेक्निक यूज टू प्रिडिक्ट व्हाट ग्रुप समथिंग बिलोंग टू बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। अब भाई क्लासिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं डेटा को। तो भाई ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी पास्ट डेटा के बेस पे जो फ्यूचर का डेटा या जो हमारा प्रेजेंट डेटा है उसको क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ये इस ग्रुप का होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं डेली डेली, तो हमारे पास बहुत सारा डेटा है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं पास्ट डेटा के बेस पे कि भाई जो ये हमारा कस्टमर का डेटा है इसे हम कस्टमर सेक्शन में या जो भी हमने ग्रुप बनाया है कस्टमर का उसके में डेटा को स्टोर कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा क्लासिफिकेशन का। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखेंगे हाउ टू यूज क्लासिफिकेशन इन डेटा प्रोसेसिंग। अब क्लासिफिकेशन हमारा डेटा प्रोसेसिंग में किस तरीके से यूज होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग यानी डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग। तो डेटा वेयर हाउस के अंदर वो किस तरीके से वर्क करता है? डेटा वेयर हाउस के अंदर वो क्या करता है? डेटा को ऑर्गेनाइज करता है और कैरेक्टराइज करता है। कैरेक्टराइज मतलब ग्रुप में डिवाइड करता है, ये डेटा ये है, ये डेटा ये है। डेटा माइनिंग क्या करता है? डेटा माइनिंग डेटा के अंदर से जो भी हमारे यूजफुल पैटर्न है उनको फाइंड करता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि बेसिकली क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है डेटा जनरलाइजेशन। डेटा जनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई बहुत बेसिक एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास बहुत सारा रॉ डेटा है। आपको पता है डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे पास जो डेटा है वो कस्टमर की एज का है, कस्टमर के नेम का है और कस्टमर के एड्रेस का है। तो भाई हमें डेटा को जनरलाइज करना है। जनरलाइज का मतलब क्या है कि जो भी हमारा डिटेल डेटा है उसको एक समराइज फॉर्म में और जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो हमारा कहलाता है डेटा जनरलाइजेशन। अब इंस्टीड ऑफ कि आप हर एज के ग्रुप को ऐसे बोलें कि भाई ये 21 एज ग्रुप के मेंबर हैं, ये 22 के हैं, ये 23 के हैं, ये 24 के हैं, इंस्टीड ऑफ दिस आप क्या कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि हम जो ये एज के ग्रुप के डेटा को स्टोर कर रहे हैं वो हमारा क्या है? यंग एडल्ट की एज का है। ठीक है। तो ये क्या डेटा को जनरलाइज कर दिया। जो हमारा डिटेल डेटा था उसे हमने समराइज डेटा में कन्वर्ट कर दिया, ये एक जनरलाइज वे में कन्वर्ट कर दिया। यही हमारा कहलाता है डेटा जनरलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? डेटा जनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग डेटा इनटू हायर लेवल मोर जनरलाइज कैटेगरीज। ये क्या करता है? ये ऐसा प्रोसेस है जो हमारा क्या करता है? डिटेल डेटा को एक समराइज फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कर देता है, ये एक जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। इट हेल्प सिंप्लीफाई लार्ज डेटा सेट बाय रिप्लेसिंग लो लेवल डिटेल्स विद ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ये क्या करता है? हेल्प करता है हमें सिंप्लीफाई करने में, लार्ज डेटा सेट को रिप्लेस करने में लो लेवल डिटेल्स। अब हमारे पास बहुत सारी मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डेटा होता है यूज़र का, तो हम क्या करेंगे? उसको हम सोचेंगे भाई सिंप्लीफाई समराइज वे में मिल जाए तो हमारा काम बहुत ईजिली हो जाएगा, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। तो वही हम काम किससे कराते हैं? बाय यूजिंग द डेटा जनरलाइजेशन टेक्निक। आई होप आपको क्लियर होगा। अब भाई देख लेते हैं कि किस तरीके से यूजफुल है डेटा जनरलाइजेशन। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सिंप्लीफाइंग डेटा एनालिसिस। ये क्या करता है? हमारा जो हम डेटा को एनालाइज करते हैं उसको सिंप्लीफाई करता है। किस तरीके से सिंप्लीफाई करता है? कि भाई हमारे पास इंस्टीड ऑफ डीलिंग विद थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स वी वर्क विद समराइज ग्रुप। सिंप्लीफाइड डेटा एनालिसिस का मतलब ये है कि भाई आप थाउजेंड और बिलियंस ऑफ डेटा की बजाय आप क्या समराइज डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। या आपके पास बिलियंस ऑफ डेटा, बिलियंस ऑफ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स आपको हम देंगे, तो एनालाइज करने में कौन ईजी होगा?
समराइज वाला। तो ये हमें क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है डेटा एनालिसिस को। नेक्स्ट है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। क्यों? क्योंकि फास्ट होगा। अब हम एक जगह इतने बहुत सारे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डेटा पे वर्क कर रहे हैं, कहाँ हम एक समराइज डेटा पे वर्क कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। इनहेंस प्राइवेसी, प्राइवेसी को इनहेंस करता है। हाइडिंग एग्जैक्ट वैल्यू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। भाई ये क्या करता है, जो भी हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होती है उनको क्या करता है, हाइड करता है। जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उनको हाइड करता है। अब हाइड, ये हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है क्रिप्टोग्राफी के अंदर। हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती है जिनकी हेल्प से हम अपने डेटा को प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो भाई ये कुछ एल्गोरिथम्स का यूज़ करता है जिसकी हेल्प से वो डेटा को प्राइवेसी प्रोवाइड कराता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि डेटा जनरलाइजेशन हमारा क्या है। नेक्स्ट है एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन। एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या है, भाई सबसे पहले डेटा को क्लासिफाई कर लिया, समझ आ गया। डेटा को जनरलाइज कर लिया, यानी डिटेल डेटा को एक समराइज फॉर्म में हमें मिल गया। अब भाई हमें एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन क्या होगा कि ये ऐसा स्टेप है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो भी समराइज डेटा है उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। Analytical characterization is a step in data mining where we analyze and summarize data to find out which information is important, which information is not useful and can be removed. एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं। जो भी हमारे पास समराइज डेटा आ गया है, अब भाई उसको हम एनालाइज करेंगे कि उसके अंदर भी हमारी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारी यूजफुल नहीं है, जिनको हम रिमूव कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वो किसकी हेल्प से करेंगे हम, एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा एट्रीब्यूट रेलेवेंस। एट्रीब्यूट रेलेवेंस क्या है? Attribute relevance analysis is the process of evaluating and selecting the most important attribute for a given data mining task. Data mining task के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट्रीब्यूट रेलेवेंस का यूज करते हैं। किसी भी एट्रीब्यूट को फाइंड करने के लिए, यहाँ हम डेटा के एट्रीब्यूट, किसी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट को फाइंड करने के लिए। इट डिटरमाइन विच एट्रीब्यूट आर सिग्निफिकेंट फॉर पैटर्न डिस्कवरी, क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन। अब भाई हमें डेटा बाइन करते हैं कि भाई कौन सा एट्रीब्यूट हमारे लिए सही रहेगा पैटर्न को फाइंड करने में, प्रिडिक्शन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब इसके 3 मेन पॉइंट्स है। पहला क्या है, इंप्रूव मॉडल एक्यूरेसी। जो भी मॉडल की एक्यूरेसी होता है उसको इंप्रूव करता है। रिड्यूस कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। एलिमिनेट नॉइसी एंड रिडंडेंसी, रिडंडेंसी वही डुप्लीकेसी और नॉइसी डेटा को क्या करता है, एलिमिनेट करता है। क्योंकि जब वो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट को फाइंड कर लेगा तो जो भी हमारा डेटा बचेगा, रिमेनिंग डेटा, या तो वो नॉइसी होगा या वो रिडंडेंट डेटा होगा। तो वहाँ से हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और हमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हमें मिल जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा माइनिंग क्लास कंपैरिजन। माइनिंग क्लास कंपैरिजन, बेसिक एग्जांपल आप समझिए कि भाई आपका कॉलेज है, कॉलेज के अंदर से हमने 2 स्टूडेंट ले लिया, हम उन 2 स्टूडेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई उनके अटेंडेंस के बेस पे, उनके बिहेवियर के बेस पे, उनके मार्क्स के बेस पे, कि दोनों में कंपैरिजन चल रहा है कि भाई कौन अच्छा स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट अच्छा है कि बी स्टूडेंट अच्छा है। इसी तरीके से डेटा माइनिंग क्लास कंपैरिजन वर्क करता है। माइनिंग क्लास कंपैरिजन क्या करता है, जो भी हमारे ग्रुप होते हैं डेटा के, उनको क्या करता है, कंपेयर करता है कि भाई उनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो वही इसके अंदर लिखा हुआ है, क्लास कंपैरिजन माइनिंग इन्वॉल्व एनालाइजिंग एंड कंट्रास्टिंग डिफरेंट क्लासेस और कैटेगराइज इन अ डेटा सेट टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम। क्लास कंपैरिजन माइनिंग हमारा क्या करता है, डेटा को एनालाइज करता है और अंडरस्टैंड करता है कि भाई जो हमारे पास गिवन ग्रुप हैं उनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो हमारा कहलाता है माइनिंग क्लास कंपैरिजन। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कंपेयरिंग टू और मोर ग्रुप ऑफ डेटा टू फाइंड आउट हाउ दे आर डिफरेंट और व्हाट मेक देम यूनिक। कंपेयर करने का मेन मोटिव क्या होता है, भाई हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, हमें कुछ आउटपुट चाहिए। अब हम 2 स्टूडेंट को कंपेयर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं कि भाई हमें किसी एक स्टूडेंट का अवार्ड देना होगा, या हमें किसी एक स्टूडेंट को फाइंड करना होगा कि भाई ये हमारा टॉप पे है या ये हमारा टॉपर है, इसलिए तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इसी तरीके से भाई जब हम 2 और मोर ग्रुप को कंपैरिजन करते हैं तो इसलिए कंपैरिजन करते हैं कि भाई उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको फाइंड कर लें और चेक कर लें कि भाई इन दोनों में क्या यूनिक है। ठीक है, ये चीज़ फाइंड करने के लिए इसी टेक्निक को हम बोलते हैं माइनिंग क्लास कंपैरिजन। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई माइनिंग क्लास कंपैरिजन हमारा क्या होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे एकीटू 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया था 10 नंबर में। सिंपल आपको ये एक्सप्लेन करना था कि स्टैटिकल मेजर्स इन लार्ज डेटा बेसिस से आप क्या समझते हैं।
इसमें दो वर्ड है, स्टैटिकल मेजर्स एंड लार्ज डेटाबेसेस। स्टैटिकल एनालिसिस का मतलब क्या है, आपने स्टैटिक्स पढ़ी है ना मैथ्स में, तो वहाँ आप क्या करते हो भाई, कोई भी आपको गिवन डेटा होता है, एवरेज फाइंड करते हो, मीन फाइंड करते हो, मोड फाइंड करते हो, यही सब तो होता है, वही यहाँ है। स्टैटिकल मेजर्स का मतलब क्या है कि आप मैथ्स एंड नंबर्स का यूज कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, कि पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए, उनके बीच में रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए, उनके बीच में ट्रेंड्स को फाइंड करने के लिए। इसलिए हम किसका यूज कर रहे हैं, स्टैटिकल मेजर्स का। अब दूसरा टर्म है लार्ज डेटाबेस। भाई लार्ज डेटाबेस का मतलब क्या है कि लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टोर है, सेल्स का, प्रोडक्शन का, कस्टमर का डेटा, उसमें अंडरस्टैंड करने के लिए, पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए, रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए, उनका एवरेज क्या है, दो थिंग्स के बीच में, दो ग्रुप के अंदर क्या क्या कनेक्शंस हैं, तो इसलिए हम उसका यूज कर रहे हैं स्टैटिकल मेजर्स का। अब अगर मैं पूरी टर्म की बात करूं तो स्टैटिकल मेजर्स इन लार्ज डेटाबेस का मतलब क्या है कि यूजिंग स्टैटिक्स टू एनालाइज बिग अमाउंट ऑफ डेटा एंड फाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। स्टैटिक्स का यूज कर हम एक बिग अमाउंट ऑफ डेटा के अंदर एनालाइज कर रहे हैं और फाइंड कर रहे हैं अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन, इसी को हम बोलते हैं स्टैटिकल मेजर्स इन लार्ज डेटाबेस। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसके अंदर यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया है। In the context of large databases, especially for data warehouse and data mining, statistical measures are essential for summarizing and analyzing. अगर हम बात करें large database के टर्म में, तो स्पेशली डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग के अंदर स्टैटिकल मेजर्स हमारा बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं डेटा को समराइजिंग करने में और उसको एनालाइजिंग करने में। These measures help in understanding the distribution relationship and trends with massive database. बहुत massive database है, data sets है हमारे पास, उनके बीच में अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्या पैटर्न्स हैं, क्या क्या रिलेशनशिप है, वहाँ हम यूज़ करते हैं स्टैटिकल मेजर्स का। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ये जो टर्म है स्टैटिकल मेजर्स इन लार्ज डेटाबेस, इसका मतलब क्या है। अब भाई इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, अब ऐसा नहीं कि यही है स्टैटिकल लार्ज डेटाबेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम स्टैटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, यानी यहाँ कहीं मीन मोड मीडियन का हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वही है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, दीज आर रियली यूजफुल व्हेन वी वांट टू समराइज डेटा इन अ बिग टेबल और डेटा क्यूब्स। ये हमारा जब बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जब हमारे पास समराइज डेटा को हमें किसी टेबल या क्यूब में कन्वर्ट करना हो, तब हम उसको बहुत इजीली कन्वर्ट कर पाते हैं बाय यूजिंग द स्टैटिकल एनालिसिस, ठीक है। फर्स्ट इसकी जो इसके टेक्निक्स हैं, पहला है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, डेटा के अंदर सेंटर को फाइंड करना कि भाई हमारे डेटा का सेंटर कहाँ है। उसकी भी तीन टेक्निक है, मीन, मोड और मीडियन। पहला अगर मैं बात करूँ मीन का, तो मीन का मतलब क्या होता है कि भाई एवरेज निकालना, जो भी हमारे डेटा सेट है उनके बीच का एवरेज निकालना हमारे कहलाता है मीन। सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय द काउंट, जो भी हमारे पास वैल्यूज है उनका आप सम करो और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। सेकेंड आता है मीडियन। मीडियन का मतलब है मिडिल वैल्यू, कि जो भी आपका शॉर्टेड डेटा है, शॉर्टेड लिस्ट है, उसके अंदर से आप क्या फाइंड कर रहे हैं, मिडिल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो वही उसका होता है मीन। अब इसमें भी दो चीज़ें आती हैं कि भाई जो नंबर ऑफ डेटा है वो आपका ऑड है तो मिडिल वैल्यू आपकी एक होगी, अगर नंबर ऑफ डेटा आपका इवन है तो मिडिल वैल्यू दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। अब किस तरीके से फाइंड करेंगे भाई, क्या इफ देयर आर एन ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज। अब मेरे पास इसमें क्या ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, कितनी है, 7 है, तो मैंने 3 यहाँ से छोड़ दी, 3 यहाँ से छोड़ दी, तो मेरा मिडिल वैल्यू क्या आई, 7, तो जो मेरा मीन मीडियन हो गया वो क्या हो गया, मेरा 7। दूसरे के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यूज हैं, डेटा सेट है, वो नंबर ऑफ क्या है, इवेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। भाई अगर मैं 4 यहाँ से छोड़ दूँ और 4 यहाँ से छोड़ दूँ तो भाई मेरे पास कोई मिडिल वैल्यू तो नहीं बची, तो हम क्या करेंगे, दो मिडिल वैल्यूज को लेते हैं, उनका क्या निकालते हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 7.5। तो यहाँ क्या है, मिडिल वैल्यू हमारी क्या है, 7.5। इस तरीके से हम मीडियन निकालते हैं, सॉरी। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर मैं मोड की बात करूं तो मोड क्या बताता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू, कि भाई जो भी आपके डेटा सेट में सबसे ज्यादा रिपीटेडली वैल्यू है वो है आपका मीन, सिंपल, ठीक है। वही इसके अंदर लिखा हुआ है, इफ अ वैल्यू रिपीट द मोस्ट, जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है आपके डेटा सेट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, वो क्या है उसका मोड। आ डेटा सेट कैन हैव 1 2 और इवन मल्टीपल मोड्स। ऐसा नहीं है कि डेटा सेट के अंदर एक ही मोड होगा, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और मल्टीपल मोड्स भी हमारे डेटा सेट के अंदर हो सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। पहला क्या था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरा हमारा क्या, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमें क्या बताता है कि जो भी हमारा डेटा वो कितना स्प्रेड आउट है। तो सबसे इसके अंदर भी हमारी पहली टेक्निक आती है रेंज। रेंज का मतलब क्या है कि भाई आप डिफरेंस निकालो, बिगेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू में को अगर आप डिफरेंस निकालो तो आपको रेंज पता चल जाती है कि भाई हमारे गिवन डेटा की रेंज
ये है। तो वही है द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा, आपका रेंज फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। यही ये जो क्वेश्चन था ना स्टैटिकल एनालिसिस और इन लार्ज डेटाबेस, तो इसके अंदर आपको सारी टेक्निक्स एक्सप्लेन करनी थी, और अगर आपके पास टाइम हो तो अभी हम आगे एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, तो आप वो एल्गोरिथम्स को भी एक्सप्लेन करके आ सकते हो। ठीक है, 10 नंबर में आपको काफ़ी कंटेंट मिलेगा इसके अंदर लिखने के लिए। ठीक है, अब हम क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस का मतलब क्या है, भाई आपके पास जो भी डेटा पॉइंट्स है, जो भी इनपुट्स हैं, आप चेक करोगे कि मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू से वो कितने दूर हैं। अभी हमने देखा ना कि अभी किसकी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें कि डेटा कितना स्प्रेड आउट है, तो मीन और वेरिएंस हमें ये बताते हैं कि जो भी हमारा इनपुट डेटा है वो हमारी मीन और एवरेज वैल्यू से कितना दूर है, वो कहलाता है हमारा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। वही इसके अंदर लिखा हुआ है, वेरिएंस मीन हाउ मच द डेटा पॉइंट्स इन अ डेटा सेट डेविएट फ्रॉम द मीन। ये बताता है कि मीन और एवरेज से कितना डेविएट है हमारा इनपुट डेटा सेट। उसका फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/n समीशन 1 से n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अगर आप वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट कर दें तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सेम ही फॉर्मूला, बस इसका हमने स्क्वायर रूट कर दिया तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप आपको क्लियर होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या होता है और हमारा वेरिएंस क्या होता है। ये आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन करके आनी थी इसके अंदर। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारी स्टैटिकल बेस्ड एल्गोरिथम। अब स्टैटिकल बेस्ड एल्गोरिथम्स का मतलब क्या है कि भाई कौन कौन से स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं स्टैटिकल एनालिसिस के, इन एनालिसिस के अंदर, वो कहलाता है हमारे स्टैटिकल बेस्ड एल्गोरिथम्स। In data warehouse and data mining, statistical algorithms help us discover patterns, trends and relationship in large database. ये algorithms हमारी किस लिए हेल्प करती हैं, जो भी डेटा सेट है उसके अंदर पैटर्न्स को फाइंड करने में, ट्रेंड्स को फाइंड करने में, रिलेशनशिप को फाइंड करने में। दिस एल्गोरिथम यूज द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी टू एनालाइज डेटा एंड मेक प्रिडिक्शन और डिसीजन। अभी हम प्रिडिक्शन और डिसीजन की बात हो रही है, तो यहाँ हम जो मैथमेटिक्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, हम उसका यहाँ यूज़ करते हैं डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए और डेटा को पे कोई भी यानी डेटा सेट के ऊपर कोई भी डिसीजन लेने के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा। तो पहला हमारा आता है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन हम बहुत यूनिट 2 में भी पढ़ा है, यूनिट 3 में भी पढ़ा है। रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं वैल्यूज बेस्ड ऑन द इनपुट। इनपुट के बेस्ड हम प्रिडिक्ट करते हैं वैल्यूज, वही हमारा कहलाता है रिग्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाउस का प्राइस हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, सैलरी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, स्कोर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या है कि भैया आप जब प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो वही सिंगल इनपुट के बेस पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर। मल्टीपल रिग्रेशन की आपके पास मल्टीपल इनपुट के बेस पे आप वैल्यू को प्रिडिक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि रिग्रेशन एनालिसिस हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का सेम ही है जैसे हमने स्टार्टिंग के यूनिट में ही, जैसे यूनिट स्टार्ट हुई थी वहाँ हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपने ईमेल, जैसे मेल आएगा हमारे पास, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं वो स्पैम है या नॉट स्पैम है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, सेम ही यही है। पूरी आप DWDM में जब भी क्लासिफिकेशन आएगा आपका, हर जगह यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, 3-4 टॉपिक ऐसे जो हर यूनिट के अंदर है, उनका मीनिंग बिल्कुल सेम है। जैसे यूनिट 1 में क्लासिफिकेशन, वही यूनिट 2 में, वही यूनिट 3 में, वही यूनिट 4 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मतलब क्या है कि भाई जो भी आप प्रिडिक्ट कर रहे हो ना वैल्यूज, वो बुलियन में कर रहे हो, यस और नो, बाइनरी में कर रहे हो, बाइनरी आउटपुट आ रहा है आपका, तो आप क्या बोलोगे, ये मेरा किस टाइप का रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा नेव बाइस क्लासीफायर। नेव बाइस क्लासीफायर क्या करता है, यूजेस प्रोबेबिलिटी टू क्लासीफाई डेटा बेस्ड ऑन पास्ट अकरेंस। पास्ट अकरेंस के बेस पे डेटा को क्लासीफाई करता है, किसका यूज करके, प्रोबेबिलिटी का यूज करके। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के होने की संभावना कितनी है, वो कहलाता है हमारा प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आज बारिश होने की संभावना कितनी है, 40% है, तो बारिश होने की कितनी है, 40%, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। तो वही हम जो नेव बाइस क्लासीफायर से इसमें प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं डेटा को क्लासीफाई करने के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ में इतना डिटेल में नहीं जाना क्योंकि ये एल्गोरिथम्स का आएगा तो स्पेसिफिकली आपसे इसमें कोई भी एल्गोरिथम्स अब तक पूछी नहीं गई है, तो यहाँ मैंने आपको बता दें कि कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट एल्गोरिथम के जो कि हमारा बाइसियन नेटवर्क। बाइसियन नेटवर्क हमारा क्या है,
अ ग्राफ बेस्ड मॉडल दैट शो प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यह हमारा क्या है, ग्राफ बेस्ड मॉडल है जो हमें क्या बताता है, जो भी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होती है वो बताता है। अब यहाँ एक वर्ड आया प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरे घर में डॉग्स भी है और कैट भी हैं, ठीक है। अब मैंने क्या प्रिडिक्ट किया, मैंने देखा कि भाई जैसे बारिश होती है तो मेरा जो डॉग है वो भौंकने लग जाता है, और जो मेरी कैट है वो क्या करने लग जाती है, हाइड करने लग जाते हैं, रूम में चली जाते हैं, कहीं ऐसी जगह छुप जाती है जहाँ से वो ना दिखे। तो भाई ये हमेशा है कि जब भी हमेशा बारिश होगी मेरे घर में जो कैट है वो छुपेगी, या जब भी बारिश होगी जो मेरा डॉग है वो हमेशा भौंकेगा, वो हमेशा बार्क करेगा। क्या हमेशा ये प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा ही होगा? नहीं भाई, होने के चांसेस है भी और नहीं भी। तो ये कहलाता है हमारा प्रोबेबिलिस्टिक। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि भाई रेन हो रही है, तो रेन में मेरा जो डॉग है वो क्या कर रहा है, बार्क करता है, ठीक है, ये मैंने ऑब्जर्व किया। और जो मेरी कैट है वो क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो, तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक। अब भाई मैंने बोला कि ग्राफ बेस्ड मॉडल है। ग्राफ बेस्ड मॉडल क्या है, ये क्या बताता है कि भाई जो भी थिंग्स हैं या जो भी आप डेटा सेट ले रहे हो वो एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड होंगे, एक दूसरे पे किस तरीके से डिपेंड करेंगे, एक दूसरे से किस तरीके से अफेक्ट होंगे, वो कहलाता है हमारा बायसियन नेटवर्क। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई बायसियन नेटवर्क हमारा है क्या। इसके अंदर हम एक यूज करते हैं डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का। जो हम बात कर रहे हैं ना कि भाई ग्राफ जो हम यूज कर रहे हैं, तो ग्राफ कैसा होता है हमारा, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। रेन, डॉग बार्क एंड कैट हाइड, ठीक है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप याद रखो बायसियन नेटवर्क हमारा ये होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट एल्गोरिथम्स, क्या है, टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है कि भाई आप डेटा को टाइम टू टाइम कलेक्ट करो, टाइम टू टाइम एनालाइज करो, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने फ्यूचर वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप इंस्टीड ऑफ 3 मंथ्स की, हम हर 3 महीने हर 6 महीने अपनी सेल्स पर मंथ की सेल निकालते हैं, और सॉरी पर क्वार्टरली सेल्स निकालते हैं। तो क्वार्टरली आप निकालने की बजाय पर मंथ आप सेल निकालो कि भाई हमारी पर मंथ कितनी सेल हो रही है। तो उससे आप क्या कर पाओगे, फ्यूचर ट्रेंड्स को बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर पाओगे बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा की। आई होप आपको क्लियर होगा कि टाइम टू टाइम यही कहता है कि टाइम टू टाइम कलेक्ट करो और टाइम टू टाइम एनालाइज करो, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपने मैथ्स जब पढ़ी होगी ना तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि भाई हम वहाँ बहुत हाइपोथेसिस लेके चलते थे। कि हाइपोथेसिस का मतलब है अजम्पशंस, कि आप कोई भी अजम्पशन लेके चल रहे हो, अब आप मान के चलते हो कि भाई ये ट्रू है। अब कुछ क्लेम, कुछ सैंपल डेटा आते हैं आपके पास, देन आप उसको सॉल्व करते हो, देन आप कह पाते हो कि भाई जो हमारा प्रिडिक्शन था, जो हम हाइपोथेसिस लेके चल रहे थे, वो हमारी एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई। ऐसे क्वेश्चन आपने मैथ्स 4 में काफ़ी किए होंगे, हाइपोथेसिस जहाँ आप लेते थे। आई होप आपको क्लियर होगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, जिसके अंदर हम अजम्पशंस लेते हैं कि भाई ये जो हमारा ट्रू होगा या फॉल्स होगा सैंपल डेटा के बेस पे। देन लास्ट में हम बताते हैं कि ये जो हमारा हाइपोथेसिस था ये रिजेक्ट हुआ कि एक्सेप्ट हुआ। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे EQ 2022-23 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, डिस्कस वेरियस इश्यूज रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शंस। आपको इश्यूज बताने थे कि कौन कौन सी वेरियस इश्यूज आते हैं हमारे क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन के टाइम। क्लासिफिकेशन आपको पता है स्पैम वाला। प्रिडिक्शन का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी रिग्रेशन में बताया सेम है, कि प्रिडिक्ट करना कि जो भी हमारी वैल्यूज है हाउस का प्राइस आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, किसके बेस पे कर रहे हैं, लोकेशन के बेस पे, उसकी फर्निशिंग के बेस पे, उसकी जगह के बेस पे। तो ये होता है हमारा प्रिडिक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स, पहला है डेटा क्वालिटी। डेटा क्वालिटी मतलब कि भाई जो हमारे डेटा की क्वालिटी वो अच्छी नहीं है, नॉइसी डेटा है, इसके अंदर बड़ी इनकन्सिस्टेंसी है, मिसिंग वैल्यूज हैं। तो ये होता है हमारा डेटा क्वालिटी, पहला इशू। नेक्स्ट होता है इम्बैलेंस डेटा। इम्बैलेंस डेटा का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो है ना वो इक्वल नहीं है। कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेडिकल टेस्ट हमें वो बता रहे हैं कि 95% तो पीपल हेल्दी हैं, 5 जो है वो क्या है, अनहेल्दी है। तो ये क्या इम्बैलेंस डेटा है, कोई बैलेंस ही नहीं है डेटा के अंदर, कोई इक्वल ही नहीं है, कोई भी जो भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हमें गिवन है वो नॉट इक्वल है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्बैलेंस डेटा। डेटा बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट है फीचर सिलेक्शन एंड इंजीनियरिंग, यानी इसका मतलब क्या, इरेलीवेंट और रिडंडेंट फीचर रिड्यूस परफॉर्मेंस। अब बेकार के आप इसके अंदर फीचर्स ऐड ऑन करते रहोगे कि ये भी फीचर कर लें, ये भी फीचर कर लें, तो वो क्या होगा, बहुत इरेलीवेंट, ऐसा बेकार सा होगा कि भाई ये क्या कर दिया है। तो जिसकी वजह से जो आपकी परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो आपको ऐसा नहीं कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा फीचर रखने हैं, 2 फीचर रखो, अच्छे रखो और उससे मिलते जुलते रखो, इसका मतलब ये है। और यूजिंग डोमेन नॉलेज टू सेलेक्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, आपकी जो भी डोमेन नॉलेज है उसका यूज़ करके आप फीचर को सेलेक्ट करो, ना कि किसी के कहने पे, ठीक है।
नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई आप कोई मेमोरी का इस तरीके से यूज करो कि जब हम उसको अंदर डेटा को इंक्रीज करें तो वो स्केलेबल हो। आई होप आपको क्लियर होगा। भाई इसके अंदर लिखा हुआ है डेटा इन द रियल वर्ल्ड इज यूज मिलियन ऑफ बिलियंस ऑफ रोज। आपको पता है मिलियंस ऑफ बिलियंस में डेटा है हमारे पास, तो भाई हमारे पास स्केलेबिलिटी होनी चाहिए अपने डेटा की। ठीक है। नेक्स्ट है डायनामिक डेटा। डायनामिक डेटा का मतलब क्या है? पॉपुलेशन। आप पॉपुलेशन का भी एग्जाम्पल देखो। डायनामिक डेटा ऐसा कोई स्टैटिक है कि भाई रुक गया, आज जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही एक साल बाद रहेगी। हर महीने हर दिन पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है, तो डायनामिक डेटा है। तो डायनामिक डेटा के ऊपर क्लासिफिकेशन करना और प्रिडिक्शन करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब प्रिडिक्शन आप आज की पॉपुलेशन के बेस पे कर रहे हो, कल को फिर कुछ डिक्रीज हो गया, कुछ इंक्रीज हो गया, तो वहाँ बहुत कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जिनकी जो हमारे बहुत इशू होते हैं किसमें, क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन में। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई इसमें आपको क्या बताना था। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारे डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम। डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम्स क्या है? बेसिकली इसका मेन मोटिव क्या है? डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम डिस्टेंस डिस्टेंस का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस को फाइंड करती है। वो फाइंड करती है कि जो भी हमारे पैटर्न्स हैं, सिमिलैरिटीज हैं, ग्रुपिंग है, उसकी हेल्प से हम बेसिकली इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम यूज मैथमेटिकल डिस्टेंस बिटवीन डेटा पॉइंट्स टू एनालाइज ग्रुप और क्लासीफाई देम। अब हम जो भी हमारे डेटा सेट्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस निकालते हैं कि भाई इसके बीच की डिस्टेंस इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। अब भाई हम डिस्टेंस निकाल के क्या करेंगे? इसका मेन मोटिव ये होता है कि जो भी हमारी सिमिलर थिंग्स होती हैं वो क्लोजर टुगेदर हो, और जो भी हमें डिफरेंट थिंग्स होती हैं वो फार अपार्ट हो। मेन मोटिव इसका ये है, जिसके हेल्प से हम बहुत इजीली डेटा को एनालाइज कर पाते हैं, डेटा को क्लासीफाई कर पाते हैं। भाई इसके अंदर लिखा हुआ है दिस एल्गोरिथम्स वर्क बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन डेटा पॉइंट्स। हम क्या करते हैं, डेटा पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को फाइंड करते हैं टू डिसाइड इफ दे बिलोंग्स टुगेदर और नॉट। अब हम ये देखते हैं कि भाई डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, अब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि भाई ये जो पॉइंट्स है, डेटा सेट्स हैं, वो एक साथ हैं, एक ही चीज़ से बिलोंग करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट्स हैं। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम का मतलब क्या है। अब डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम्स हमारी काफ़ी सारी होती हैं, तो हम सबसे पहले हमारी KNN, के नियरेस्ट नेबर, ये हमारा क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये एल्गोरिथम्स अकेली 10 नंबर में आई थी कि भैया आप KNN को एक्सप्लेन कर दीजिए एगेटिव 22-23 में। तो KNN है क्या? के नियरेस्ट नेबर्स। अब ये है क्या? इस एल्गोरिथम्स की वर्किंग की हेल्प से आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि भाई ये के नियरेस्ट नेबरिंग एल्गोरिथम्स हमारा है क्या। तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, जिसकी हेल्प से आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहली बात क्या थी कि भाई हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्मूला वगैरह तो होगा, या डिस्टेंस हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, स्केल रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे? नहीं ना। तो जब हम डिस्टेंस फाइंड करें तो यहाँ हम यूक्लिड डिस्टेंस का जो यूक्लिड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ कर रहे हैं। वो अभी हम देखेंगे कि फॉर्मूला है क्या। इसके 4 स्टेप्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर पाते हैं, डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। पहला है चूज के। पहले सबसे पहले आपको के चूज करना होता है। के क्या होता है? नंबर ऑफ नेबरिंग यू वांट टू चेक। आपको जो डेटा पॉइंट है उससे कितने नेबरिंग के अराउंड आपको चेक करना है, वो होता है हमारा की। मेजर डिस्टेंस बिटवीन न्यू पॉइंट्स एंड ऑल अदर पॉइंट्स। क्या करते हैं आप, जो भी पॉइंट्स है उस पॉइंट से सारे जो भी डेटा पॉइंट्स उनकी डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। देन जो भी के क्लोजेस्ट नेबर होते हैं उनको पिक करते हैं और क्या करते हैं, उनका एवरेज निकाल लेते हैं, उन वैल्यूज को आप बोल देते हैं कि भाई ये है हमारे के नियरेस्ट नेबरिंग डेटा सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये भी नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको एक क्वेरी गिवन है एक्स, जिसमें आपको DW डेटा वेयर हाउस और डेटा माइनिंग को क्या डेटा गिवन है 6, और CS यानी जो हमारा कंप्यूटर साइंस है उसमें हमारे मार्क्स हैं। ये कंप्यूटर साइंस में 8 मार्क्स हैं और डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग में 6 मार्क्स हैं 10 में से। और के आपको क्या है 3। के का मतलब क्या है कि भाई जो ये हमारी एक्स वैल्यू है, ये हमारे काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब के 3 का मतलब क्या है कि एक्स के अराउंड कौन से ऐसे नियरेस्ट थ्री डेटा सेट्स है जो इसके बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो भाई 1, 2 और 3 ये हो गए हमारे 3। तो ये हमें इन तीनों को फाइंड करना है। तो के हमें ये बता रहे हैं कि कितने नियरेस्ट को हम नेबरिंग को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। अब डेटा सेट क्या है हमारा 6 और 8, 6 और 8 के अराउंड फाइंड करना है। एक्स है हमारा ये, जिसके DWDM में 6 मार्क्स है और CS में 8 मार्क्स है। ठीक है। अब हमें बताना है कि भाई ये पास हुआ, फेल हुआ और उसके नियरेस्ट नेबरिंग कौन कौन से। तो हमारे पास एक गिवन डेटा है जिसके अंदर हमें DWDM के 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने बोला कि DWDM में 4 मार्क्स आ रहे हैं, CS में 3 है तो वो फेल है, 6 और 7 आ रहे हैं तो भाई पास है। अब आपको पता होगा कि 10 में से कितने पे पास हो रहे हैं, तो हमने रिजल्ट एनालाइज कर लिया है कि भाई
पास है या फेल है, ये आपको गिवन डेटा है। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम्स का यूज करके इसको फाइंड करना है कि इसके 3 नियरेस्ट नेबरिंग कौन से होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ हम किसका यूज करते हैं, यूक्लिड डिस्टेंस का यूज करते हैं। तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स, जीरो नहीं है, ये ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, एक्स ऑब्जर्व माइनस एक्स ए, जिसके ऊपर आप चेक कर रहे हैं। जो आपको ऑब्जर्व जो वैल्यू है वो ये है, जो आपको गिवन वैल्यूज होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑब्जर्व वैल्यू। एक्स ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स ऑब्जर्व 2 माइनस एक्स ए टू का होल स्क्वायर। सबसे पहले आप लेंगे ऑब्जर्व क्या है, सबसे पहला ऑब्जर्व क्या है 6, एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 6, और एक्स ओ टू यानी सी एस में ऑब्जर्व वैल्यू क्या है हमारी 8, ये तो फिक्स हो गई। अब सबसे पहला फर्स्ट डेटा सेट पे बात करें तो हमारा ऑब्जर्व वैल्यू फिक्स है 6, और ये भी ऑब्जर्व वैल्यू जो हमारी 2 है सी एस के लिए वो भी हमारी फिक्स है 8। सबसे पहले हम फर्स्ट डेटा सेट के अंदर बात करें तो ये तो हमारी 6 रही। फर्स्ट डेटा सेट में DWDM में कितने मार्क्स हैं 4, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 ऐसी रहा फिक्स क्योंकि वो तो ऑब्जर्व वैल्यू है, माइनस सी एस में कितने 3, तो जैसे आप कैलकुलेट करोगे 5.38। ऐसी इसी तरीके से जब आप 5 स्टूडेंट के टोटली कैलकुलेट करोगे तो पहले का आएगा 5.8, देन 1, 1, 2 और अंडर रूट 10। तो ये आपकी 5 वैल्यूज आई। अब आपका क्या है, नियरेस्ट फाइंड करने हैं। 3 के नियरेस्ट कौन कौन से होंगे। अब सबसे पहले आप देखो कि भाई नियरेस्ट कौन कौन से हैं, 1, 1 एंड देन 2, ये मेरे क्या है 3 नियरेस्ट नेबरिंग है 3 के। अब अगर मैं 2 नियरेस्ट पूछूं तो 2 नियरेस्ट कौन से होंगे, 1, 1, क्योंकि ये दोनों वैसे भी आइडेंटिकल हैं, सेम है। तो इस तरीके से हमारा वर्क करता है। तो इसने क्या करा भाई, डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम, डिस्टेंस के बेस पे ये फाइंड कर लिया कि जो हमारा एक्स वैल्यू गिवन है क्वेरी, उसके अराउंड जो उसके 3 सबसे नेबरिंग है वो कौन कौन से हैं डेटा सेट। आई होप आपको क्लियर होगा, ये इस तरीके से हमारा वर्क करता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई इसमें लिखा हुआ क्या था। इसमें क्या लिखा हुआ था, टू प्रिडिक्ट अ वैल्यू और क्लास इट फाइंड द के क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट्स एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर मेजॉरिटी क्लास और एवरेज। ये क्या करता है, वैल्यूज को प्रिडिक्ट करता है और फाइंड करता है के क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट्स की, जो भी डेटा पॉइंट्स है उसके के क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट कौन कौन से होंगे, उसके बेस पे क्या करता है, डिसीजन लेता है और जो भी उसको वर्क करना होता है वो वर्क करता है। तो इस तरीके से हमारा के नियरेस्ट नेबरिंग एल्गोरिथम्स वर्क करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये हमारी एल्गोरिथम्स अगर आती है तो आपको क्या करना है, पहले इसकी डेफिनेशन बतानी है, देन उसके एल्गोरिथम्स को आपको बताना है, इसके चारों स्टेप्स, देन एग्जाम्पल और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब क्या है, सुपर सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज, सिंपली है अंडरस्टैंड करने के लिए एंड यूज करने के लिए। नो नीड टू ट्रेन अ कॉम्प्लेक्स मॉडल। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई हमें कॉम्प्लेक्स मॉडल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, स्लो फॉर, इसके कॉन्स क्या है, स्लो फॉर लार्ज डेटा सेट। अगर हम लार्ज डेटा सेट की बात करें, मिलियंस ऑफ बिलियंस, तो हम कहाँ तक डिस्टेंस निकालेंगे, तो वहाँ क्या है, वहाँ हम इसका यूज नहीं करते लार्ज डेटा सेट के अंदर। स्मॉल डेटा सेट के अंदर अच्छे से काम करता है बट लार्ज डेटा सेट के अंदर नहीं करता। डज नॉट वर्क वेल विद नॉइसी डेटा, अगर नॉइसी या रिडंडेंसी ज़्यादा होती है डेटा के अंदर तो भी ये वर्क नहीं करता। डिस्टेंस से तो निकाल रहा है, बार बार सेम ही डिस्टेंस आएगी तो भाई हम खुद परेशान हो जाएंगे कि भाई ये क्या डेटा आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि के एन एन हमारी एल्गोरिथम्स क्या है। ये मैंने आपको इन डिटेल में इसलिए बताई क्योंकि इसका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एकेटीयू में। नेक्स्ट है के मीन क्लस्टरिंग। के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स हमारी दूसरी डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम्स है। ये क्या करते हैं, भी सेम तरीके से वर्क करती है। क्या वर्क करती है, के मीन क्लस्टरिंग इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स दैट ग्रुप सिमिलर थिंग्स टुगेदर इनटू के क्लस्टर्स। ये क्या करती है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पे, मतलब जो मशीन लर्निंग हमारा होता है उसके अंदर ये वर्क करती है। ये जो भी सिमिलर थिंग, सिमिलर डेटा सेट होते हैं उनको एक साथ करके उनको एक क्लस्टर बना देती है कि भाई ये मेरा के क्लस्टर्स है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन ट्री बेस्ड एल्गोरिथम। डिसीजन ट्री बेस्ड एल्गोरिथम्स हमारा सेम टॉपिक यूनिट नंबर 3 में भी था, जहां हमने उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा। ID3C 4.5 का काफ़ी अच्छे से हमने पढ़ा था, तो यहाँ हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, ये हमने यूनिट 3 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो यहाँ हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे यूनिट 3 की वीडियो आप चेकआउट करो ताकि आपकी टॉपिक डिसीजन ट्री बेस्ड एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे एकेटीयू 2021-22 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम एंड डिसीजन ट्री बेस्ड एल्गोरिथम्स। आपको कंपेयर और डिफरेंशिएट बताना था कि भाई डिसीजन ट्री बेस्ड एल्गोरिथम्स और डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सिंपल आपको एक टेबल बनानी थी और इनके डिफरेंसेस को आपको बताना था। तो मैंने फीचर के बेस पे इसको कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम एंड ट्री बेस्ड एल्गोरिथम, डिस्टेंस ट्री बेस्ड एल्गोरिथम। तो बेसिकली बेसिक आइडिया क्या है डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम का, ये क्या करते हैं, डेटा को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द डिस्टेंस।
जो अभी हमने देखा। बट जो डिसीजन ट्री बेस्ड एल्गोरिथम है वो क्या करते हैं, डेटा को क्लासीफाई करती है इफ देन रूल पे, कि अगर ये होगा तो ही ये होगा। हम काफी अच्छे से पढ़ते डिस्टेंस ट्री बेस्ड एल्गोरिथम यूनिट नंबर 3 में, इफ देन रूल भी मैंने आपको काफी अच्छे से बताया था, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो KNN एंड के मीन एल्गोरिथम्स डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम्स के एग्जाम्पल है। ID3C4.3 अनकार्ट हमारा क्या डिस्टेंस ट्री बेस्ड एल्गोरिथम्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो फास्ट होता है, ये थोड़ा स्लो होता है। प्रिडिक्शन टाइम इसका स्लो होता है, इसका फास्ट होता है। मेमोरी यूसेज, ये बहुत ज़्यादा मेमोरी इसको रिक्वायर्ड होती है क्योंकि पर्टिकुलर एक एक पॉइंट से डिस्टेंस को स्टोर करता है, बट इसके अंदर मेमोरी इतने यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट है हैंडल मिसिंग डेटा, ये मिसिंग डेटा को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाता, जबकि मिसिंग डेटा को भी हैंडल करता है क्योंकि ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, तो वहाँ हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि भाई हमारा जब ट्री नहीं कंप्लीट हो रहा है इसका मतलब क्या है, हमारा डेटा मिसिंग है। बट इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। वर्किंग क्या है, वर्किंग प्रोसीजर आपको बताया कि डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम की वर्किंग क्या है, एक पर्टिकुलर के हमें गिवन होता है, उसके नियरेस्ट हमें निकालने होते हैं कि हमें कितने नियरेस्ट क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट्स उसके अराउंड निकालने हैं। हम डिस्टेंस निकालते हैं और जो हमारी स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी डिस्टेंस होती है उसके बेस हम बताते हैं कि भाई ये इस डेटा पॉइंट के क्लोजेस्ट है, ठीक है। बट डिसीजन ट्री बेस्ड एल्गोरिथम क्या करता है, डेटा को स्प्लिट करता है और उनको मेजर करता है। जैसे हमने पढ़ा था कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो वो उसी पे वर्क करता है। यूज केस क्या है, ये इमेज रिकॉग्निशन में हम इसका यूज करते हैं, ये मेडिकल डायग्नोसिस में इसका यूज करते हैं। सिंपल है ये, तो आप खुद से डिफरेंस तो आप खुद से लिख दोगे। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ जो हमारा पार्ट नंबर 1 क्लासिफिकेशन का होता है, यहाँ हमने क्लासिफिकेशन को कंप्लीट देखा। क्लासिफिकेशन टॉपिक से जो भी अब तक AK2 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैंने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्लस्टरिंग के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, क्लस्टरिंग को कंप्लीट देखेंगे, क्लस्टरिंग क्या होता है, उससे जो भी क्वेश्चन आए उनको भी हम काफी अच्छे से देखेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप उसको जरूर फॉलो कर लें। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।